नमस्कार दोस्तों, सीप कैंपस के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि हमारी जो आज की वीडियो है वो लगभग 8 से 10 दिन के बाद मिल रही है। यानी पिछली वीडियो जो हमारी थी वो मैंने लगभग 10 दिन पहले अपलोड की थी। तो इतना लंबा गैप हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, मैं मजबूर था। दरअसल स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मुझे डेंगू और टाइफाइड दोनों एक साथ हो गया था। इसलिए पिछले 10 दिनों से मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो आज से हमारी जो हिंदी की क्लासेस हैं वो दोबारा से कंटिन्यू होंगी और रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो पिछले गैप के लिए सॉरी, और आज से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे और रोज़ एक नई वीडियो मिलेगी और हिंदी को हम बहुत ही जल्द समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में भी हमने वर्ण विचार शुरू किया था। यानी मैंने आपको बताया था ना कि हिंदी व्याकरण 3 भागों में बटा हुआ है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो जो पहला पार्ट था वर्ण विचार, उसी वर्ण विचार में हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्ण विचार का ही एक अध्याय है वर्णमाला। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, लिखित तथा उच्चारित आधार पर अलग अलग कितने वर्ण हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। उसके बाद हमने जाना था कि स्वर क्या होते हैं और स्वरों को कितने आधारों पर बांटा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि स्वरों को 5 आधारों पर बांटा गया है। मैंने उनके नाम आपको लिखवा दिए थे। आज उन्हीं 5 आधारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस आधार पर किस स्वर को कहाँ रखा गया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर चले जाइए, वहाँ उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ही आप इसको देखिए ताकि ये वाली वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं। हमने बात की थी कि जो स्वरों का वर्गीकरण है, यानी जो स्वरों को बांटा गया है वो 5 आधारों पर बांटा गया है। तो हम आज उन्हीं 5 आधारों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला आधार था मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, फिर है दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखिए ये क्या होते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, लघु। तो ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर। इसको आप एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। एक मात्रिक यानी एक मात्रा वाला स्वर। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनमें सिर्फ एक मात्रा होती है वे एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। और ये सभी स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, छोटा आ, उसके बाद छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसको आप छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ नहीं कहेंगे। ये होता है आ, ई, ऊ और री। तो ये जो छोटे वाले हैं, मैं समझने के लिए कह रहा हूँ, जो छोटे वाले हैं वो आपके एक मात्रिक होते हैं क्योंकि इनको बोलने में, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। और ये एक मात्रिक होते हैं, इनमें एक मात्रा होती है। तो आप इसको याद रखेंगे कि ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर वे स्वर जिनमें एक मात्रा होती है या फिर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। और आप ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे कि ये सभी स्वर यानी ह्रस्व स्वर मूल स्वर होते हैं। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर यानी ऐसे स्वर जिनमें 2 मात्राएं होती हैं। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा। तो आप इसमें यह लिख सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। या ऐसे स्वर जिनमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है वे द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। इसमें आपके सभी इनके अलावा जो मूल ह्रस्व स्वर हैं इनके अलावा सभी आ जाते हैं। जैसे आ, ई, ऊ,
उसके बाद ए, आए, ओ, आओ, ये सभी स्वर। इनमें भी जो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है, ये मूल स्वर हैं। और उसके बाद ए, आए, ओ, आओ, ये सभी संयुक्त स्वर होते हैं। क्योंकि देखिए ह्रस्व स्वर में भी ये चारों मूल स्वर थे और दीर्घ स्वर में भी जो ऊपर के 3 हैं ये मूल स्वर हैं। क्योंकि ये किसी की सहायता से नहीं बने हुए हैं, ये वर्णमाला के अंदर बिल्कुल मूल रूप से रखे हुए हैं, ये खुद ही बने हुए हैं। जबकि नीचे के जो 4 हैं ए, आए, ओ, आओ, ये मूल रूप से बने हुए नहीं हैं, यानी ये खुद से नहीं बने हुए हैं। ये इन्हीं ऊपर के जो सभी वर्ण हैं इन्हीं की मदद से नीचे वाले बने हैं। जैसे ए कैसे बना है? ए बनाने के लिए आपको आ प्लस ई करना पड़ता है, तो आ प्लस ई से बनता है ए। तो ये संयुक्त स्वर है क्योंकि 2 स्वरों के संयोजन से बन रहा है। इसी तरीके से ए किस तरह से बनेगा? इसी ए से पहले हम आ जोड़ देंगे, आ प्लस ए बराबर ए। ओ में क्या होता है? आ प्लस ऊ बराबर ओ। और ओ के लिए ओ से पहले आ जोड़ देंगे। तो इसीलिए चूंकि ये अकेले नहीं बने हैं, ये 2 स्वरों के संयोजन से बने हैं, तो इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर में कौन से हैं? छोटे वाले स्वर आ, ई, ऊ और री, ये सभी मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर में कौन से हैं? ऊपर के वाले जो स्वर हैं उनके अलावा सभी आ, ई, ऊ, उसके बाद ए, आए, ओ, आओ, इनमें भी जो आ, ई, ऊ हैं ये मूल स्वर हैं और नीचे के जो हैं वो संयुक्त स्वर हैं। फिर तीसरा है प्लुत स्वर, यानी जो एक मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर हैं, उन्हीं में जो तीसरा प्रकार है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, यानी दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय। प्लुत स्वर को आप त्रिमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, या ऐसे स्वर जिनमें 3 मात्राएं होती हैं वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि जब आप बोलते हैं राम, तो राम में क्या है? रा को आप बहुत लंबा खींच रहे हैं, तो राम, तो इसलिए जो रा के बाद ये इस तरह का जो चिन्ह बन जाता है, ये वाला जो देखने में डा जैसा लगता है, तो ये होता है, ये प्लुत चिन्ह होते हैं। तो ये होता है प्लुत स्वर। जैसे आप कहते हैं मैया, तो जब या को आप काफ़ी लंबा खींच रहे हैं तो ये प्लुत स्वर हैं जिनमें दीर्घ से भी अधिक समय लग रहा है। प्लुत स्वरों की संख्या की बात करें तो प्लुत स्वरों की संख्या कुल 8 होती है। अगर प्लुत स्वरों के उदाहरण की बात करें तो प्लुत स्वरों में सभी दीर्घ स्वर आते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, सभी दीर्घ स्वर। उसके साथ एक छोटा वाला आ भी आता है, यानी आ उसके बाद सारे के सारे दीर्घ स्वर, ये आपके प्लुत स्वरों में गिने जाते हैं। छोटी ई, छोटा ऊ और री ये प्लुत स्वर की गिनती में नहीं आते, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब है दूसरा प्रकार, यानी जो स्वरों का वर्गीकरण है वो है दूसरे आधार पर। पहला आधार था मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर, दूसरा है जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, यानी उच्चारण में हमारे जीभ का जो हिस्सा उत्थापित होता है, यानी उठता है और गिरता है, उसके आधार पर। तो जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर यानी वो स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग, अग्र यानी अगला, तो अगला भाग उत्थापित होता है। जैसे ई, ए, आए और री, ई, ए, आए और री। उसके बाद है मध्य स्वर। मध्य स्वर में छोटा वाला आ आता है, यानी वो स्वर जिसको बोलने में ना तो मुख का आगे जीभ का अगला हिस्सा ज़्यादा हिलता है ना पीछे का,
बल्कि बीच के हिस्से में हलचल होती है। आ, जब आप आ बोलते हैं तो आपके जीभ की जो टिप है, जो नोक है, वो बिल्कुल स्थिर होती है, जबकि बीच जीभ का जो बीच वाला हिस्सा है वो हल्का सा नीचे धंस जाता है। आ, आप बोल के देखिए। तो ये है मध्य स्वर। उसके बाद आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी वे स्वर जिनको बोलने में जीभ का पिछला हिस्सा एक्टिव होता है, पिछला हिस्सा हिलता है। जैसे आ, उ, ऊ, ओ, आओ। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब आप कहते हैं आ तो जीभ का आगे वाला हिस्सा बिल्कुल शांत है, बीच वाला भी शांत है, लेकिन जहाँ आपकी एक कलगी लटकी हुई है या आप जो भी कहते हो उसको, उस जगह पर जो आपकी जीभ है वो उठती है। आ, बोल के देखिए। अगर ना समझ में आए तो रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। समझ में आता है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ जो अंतर है वो बहुत माइनर से है, बहुत छोटे छोटे अंतर हैं, जल्दी से समझ में नहीं आते। चलिए, जो आपका तीसरा आधार है, यानी स्वरों के वर्गीकरण का तीसरा आधार है, वह है ओष्ठ की गोलाई या फिर स्थिति के आधार पर। तो इस आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। यानी वो स्वर जिनके उच्चारण में जो ओंठ है वो वृत्ताकार हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। दूसरे हुए जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते। वृत्तमुखी में क्या होगा, उ, ओ, आओ, ये वर्ण आएंगे। जैसे उ, होठ बिल्कुल गोल हो गया, उ, ओ, आओ, होठ बिल्कुल गोल हो जा रहे हैं, तो ये वृत्तमुखी स्वर है। जबकि अवृत्तमुखी में क्या है, आ, ई, ए, आए और री। इसमें देखेंगे किसी भी वर्ण के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते। तो वृत्तमुखी जिनमें होठ वृत्ताकार हो जाएं, अवृत्तमुखी जिनमें होठ वृत्ताकार ना हो। अब जो चौथा प्रकार है, यानी स्वरों के वर्गीकरण का जो चौथा आधार है, वो है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति या फिर मुखावृत्ति, आप कुछ भी कह सकते हैं। ज़्यादा सही, ज़्यादा शुद्ध जो होता है वो होता है मुखाकृति। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया है, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। अब देखिए समृद्ध स्वर क्या होते हैं। तो समृद्ध स्वरों के आगे आप लिखिए ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख का पिछला भाग अधिक तथा मुख का अगला भाग कम खुलता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए अगला भाग ना के बराबर खुलता है। अब देखिए उदाहरण में समृद्ध स्वरों में ई, उ और री आते हैं। इसका उच्चारण करके देखिए। ई, देखिए आप मेरे दांतों को देखिए, ई, इससे क्या होगा, जब मैंने ई कहा मेरे दांतों में बहुत छोटा सा गैप आया, बिल्कुल हल्का सा गैप, जबकि जो मेरे पिछला हिस्सा है मेरा, जहाँ मेरी कलगी लटकी हुई है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा गैप है आगे वाले हिस्से के कंपैरिजन में। इसीलिए समृद्ध स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख का पिछला हिस्सा अधिक और अगला हिस्सा कम खुलता है। उसके बाद है अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध मतलब इसी समृद्ध का आधा हो जाए, यानी इसमें क्या होगा कि पिछला हिस्सा तो खुलेगा लेकिन अगला हिस्सा जो बिल्कुल ना के बराबर खुलता था, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा। अभी भी पिछला ज़्यादा और अगला कम खुलेगा, लेकिन समृद्ध के मुकाबले इस बार अर्धवृत्त में अगला हिस्सा मुख का थोड़ा ज़्यादा खुलेगा। जैसे ए, देखिए समृद्ध में ई बिल्कुल हल्का सा खुला, लेकिन ए इस बार थोड़ा ज़्यादा खुला। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, अर्धसमृद्ध में लिखिए कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख का पिछला हिस्सा अधिक तथा अगला हिस्सा कम खुलता है, परंतु समृद्ध स्वरों की तुलना में मुख का अगला हिस्सा अधिक खुलता है। उसके बाद है विवृत। विवृत में क्या होगा, ये समृद्ध का ठीक उल्टा होता है, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख का पिछला हिस्सा कम तथा अगला हिस्सा अधिक खुलता है। जैसे आ, इस बार देखिए
अगर खुल के बोलेंगे तो मुख बड़ा सा खुलेगा आ, और पिछला हिस्सा इसके आगे की तुलना में बहुत कम खुलेगा। इसलिए विवृत वे स्वर होते हैं जिनमें मुख का अगला हिस्सा अधिक और पिछला हिस्सा कम खुलता है। उसके बाद है अर्धविवृत। अर्धविवृत में क्या होगा, इसमें जो विवृत का तरीका है, जो विवृत की विशेषता है वो आधी हो जाती है। यानी इस बार भी यही होगा कि पिछला हिस्सा कम और अगला हिस्सा ज़्यादा खुलेगा, लेकिन विवृत की तुलना में अगला हिस्सा थोड़ा सा कम खुलेगा। जैसे आ अधिक खुला था लेकिन ए नहीं आए, ए तो आपका अर्ध समृद्ध था लेकिन आए इस बार पिछले के मुकाबले अगला ज़्यादा खुल रहा है। इसी तरीके से आओ। चलिए एक बार फिर से मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ। समृद्ध यानी मुख का अगला हिस्सा बहुत कम खुलेगा, ना के बराबर, पिछला हिस्सा अधिक खुलेगा। अर्ध समृद्ध, यहाँ भी अगला हिस्सा कम खुलेगा लेकिन समृद्ध की तुलना में थोड़ा सा अधिक खुल जाएगा। विवृत वे स्वर जिनके उच्चारण में अगला हिस्सा बहुत अधिक और पिछला हिस्सा बहुत थोड़ा सा खुलेगा। लेकिन अर्धविवृत, अर्धविवृत मुख का अगला हिस्सा अभी भी अधिक खुलेगा, पिछला कम, लेकिन विवृत की तुलना में थोड़ा सा कम खुलेगा अगला हिस्सा। चलिए अगला प्रकार है आपका अनुनासिकता के आधार पर, यानी स्वरों के वर्गीकरण का पांचवां आधार अनुनासिकता के आधार पर। यहाँ भी दो प्रकार के स्वर होते हैं, अनुनासिक और निरानुनासिक। अनुनासिक या फिर सानुनासिक भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो अनुनासिक या सानुनासिक यानी वह स्वर जो अनुनासिक वर्णों के साथ लिखे जाते हैं, जिनमें अनुनासिक का प्रयोग होता है। अनुनासिक यानी ये आपकी चंद्र बिंदु, जो ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। और दूसरे हैं निरानुनासिक, यानी वे स्वर जिनमें किसी तरह के अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता। तो ये जो निरानुनासिक हैं, इनमें सभी मूल स्वर आ जाते हैं, आ से लेकर के औ तक सभी मूल स्वर आप यहाँ लिख सकते हैं। निरानुनासिक में सभी मूल स्वर आ जाते हैं, जबकि अनुनासिक में मूल स्वर नहीं आते, बल्कि इनमें क्या होता है, जैसे लिखा गया आ लिखने के बाद ऊपर एक बिंदी लगा दी जाती है, तब ये हो जाता है आ। आप फिलहाल इसको इतना ही रखिए, अभी मैं इसको और समझाऊंगा अनुनासिक को। तो आप अभी इतना याद रखिए कि अनुनासिकता के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक या सानुनासिक स्वर जिनमें अनुनासिक वर्णों का प्रयोग होता है या अनुनासिक की मात्रा का प्रयोग होता है। निरानुनासिक स्वर जिनमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता, सभी मूल स्वर निरानुनासिक होते हैं। अब देखिए ये तो हो गए पांचों आधार, आपके जो स्वर के वर्गीकरण के पांचों आधार हैं। अब स्वरों को एक और आधार पर बांटा गया है, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय यानी एक जाति वाले। तो ऐसे स्वर जो एक जाति वाले हैं वो सजातीय हैं, जैसे आ और आ, ये दोनों बिल्कुल एक ही जाति के हैं, बस मात्रा का फर्क है। आ में एक मात्रा है जबकि आ में दो मात्राएं हैं। तो ये है सजातीय। दूसरा उदाहरण है ई और ई, इसमें भी सिर्फ मात्राओं का फर्क है, बाकी ये एक ही जाति के हैं। उसके बाद है ऊ और ऊ, ये भी सजातीय हैं। इन तीन जोड़ियों के अलावा और कोई भी जोड़ी सजातीय नहीं होगी, यानी आ को ई के साथ जोड़ दिया जाए तो भी सजातीय नहीं है, ई को ऊ के साथ जोड़ दिया जाए तो भी सजातीय नहीं है। सजातीय के सिर्फ यही तीन जोड़ियां हैं, इनके अलावा कोई भी पेयर बनाया जाए वो विजातीय होगी। अब देखिए ए और ए ये सजातीय क्यों नहीं है, या ओ और आओ ये सजातीय क्यों नहीं है। मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि ए कैसे बनता है, आ और ई जोड़ करके, और ए कैसे बनता है, ए में आ लगाया जाता है, आ प्लस ए। तो एक बन रहा है आ ई से, दूसरा बन रहा है आ ए से। तो दोनों के बनने का जो स्ट्रक्चर है, जो मूल स्वर है इनके बनने में, वो अलग अलग है, इसलिए सजातीय नहीं होंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख करके यहाँ से इस तरह से काट दीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये सजातीय नहीं होंगे।
तो आप समझ गए विजातीय स्वर क्या होते हैं। विजातीय स्वर यानी जो सजातीय ना हो। तो इन 3 पेयर्स के अलावा जितने भी स्वरों का पेयर बनाया जाएगा वो सब विजातीय होंगे। चाहे आ के साथ ई जोड़ दिया जाए या ई के साथ ऊ जोड़ दिया जाए, ये सब विजातीय होंगे। ये तो था स्वरों का वर्गीकरण। अब थोड़ा सा हम अनुनासिक को और देख लेते हैं। देखिए, एक शब्द होता है अनुस्वार। अनुस्वार यानी ये वाला जिसमें ऊपर बिंदु लगी होती है, इस तरह से, ये होता है अनुस्वार। इसका जो उच्चारण है, आप इसको लिख लीजिए, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, यानी अनुस्वार के उच्चारण में प्राणवायु नाक से निकलती है। जैसे आप बोल के देखिए, इसको आप क्या पढ़ते हैं, कुछ लोग अंग पढ़ते हैं, कुछ अन पढ़ते हैं। इसको बोल के देखिए, जब आप कहते हैं अंग, तो आपकी जो जीभ है वो ऊपर तालू से टकराती है, उस जगह पर जहां आपकी कलगी लटकी हुई है, और आपके मुख का रास्ता बिल्कुल रुक जाता है, बंद हो जाता है। पूरी की पूरी जो हवा है वो नाक के सहारे निकलती है। इसलिए अनुस्वार जो हैं उनका उच्चारण नाक से होता है। जबकि जो अनुनासिक हैं, अनुनासिक के उच्चारण में नाक और मुख दोनों से वायु निकलती है, लेकिन नाक से अधिक और मुख से कम निकलती है। जैसे अनुनासिक को आप क्या पढ़ते हैं, आ। देखिए, जो ये वाली मात्रा है आप लिखते हैं ना, अगर आँख लिखनी हो तो आप ऐसे लिखेंगे आँख, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, आ में क्या होगा, आप हल्का सा अपनी जीभ ऊपर उठाते हैं और मुख का आधा रास्ता बंद कर देते हैं, तो आधी से कम हवा आपकी मुख से आती है, जबकि ज़्यादातर हवा नाक से निकलती है। तो अनुनासिक में मुख से अधिक और मुख से कम और नाक से अधिक वायु निकलती है, लिख लीजिए। इसके बारे में 2 चीज़ें और नोट कीजिए अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक का विकास हिंदी भाषा में हुआ है, ये संस्कृत के मूल वर्णों में शामिल नहीं है। यानी संस्कृत में जब आप देखेंगे तो यहाँ इस चंद्राकार की जो बिंदु है इसका प्रयोग नहीं होता था, इसका विकास हिंदी में हुआ है। एक प्रश्न कई बार आ जाता है अनुनासिक से जुड़ा हुआ, महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित व्याकरण में अनुनासिक का प्रयोग है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी हुई व्याकरण में अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने व्याकरण जो लिखी है वो संस्कृत में लिखी है और संस्कृत में अनुनासिक वर्ण नहीं था। चलिए, और जो अनुनासिक है वो स्वरों की विशेषता है, यानी अनुनासिक का प्रयोग सिर्फ स्वर वर्णों के साथ होता है। जैसे आप लिखते हैं आँख, तो आ क्या है, स्वर है, इसके ऊपर अनुनासिक लगा हुआ है, ये आँख है, तो अनुनासिक का प्रयोग सिर्फ स्वरों के साथ होता है। जैसे आप लिखें आंवला, ईख, ईंधन, ये सभी स्वर हैं, इनके ऊपर चंद्राकार बिंदु लगा है, तो अनुनासिक का प्रयोग सिर्फ स्वरों के साथ। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर मैं लिखना चाहूं कांच, तो ये जो कांच शब्द है, इस कांच शब्द में का के ऊपर अनुनासिक है, तो का तो एक व्यंजन है, तो यहाँ तो अनुनासिक का प्रयोग व्यंजन के साथ हुआ, और मैंने अभी अभी कहा कि अनुनासिक सिर्फ स्वरों के साथ प्रयोग होता है। तो देखिए, यहाँ मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जहाँ भी कोई व्यंजन वर्ड पूरा लिखा हो बिना हलंत के साथ, तो इसका अर्थ ये होता है, अगर का इस तरह से लिखा है यानी यहाँ हलंत वाला का है प्लस में एक आ है, तो जब आप लिखते हैं कांच, तो कांच इस तरह से होता है। देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैंने लिखा कांच, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, का हलंत के साथ प्लस आ, उसमें अनुनासिक प्लस चा, तो का अलग हो गया, जबकि ये जो अनुनासिक है वो आ के ऊपर लगा हुआ है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे अनुनासिक का प्रयोग सिर्फ स्वर वर्णों के साथ होता है। अगला है विसर्ग।
जो विसर्ग है इनका प्रयोग सिर्फ व्यंजनों के साथ होता है। विसर्ग यानी आपके जो ये तो बिंदु लगाते हैं किसी अक्षर के पीछे, जैसे आप लिखते हैं आहा, तो ये विसर्ग होता है। जैसे आप लिखें स्वाहा, इसे पढ़ेंगे स्वाहा, तो जो विसर्ग है वो व्यंजनों की विशेषता है, यानी विसर्ग का प्रयोग सिर्फ व्यंजन वर्णों के साथ होता है। उसके नीचे लिखिए आयोगवाह। अब देखिए आयोगवाह क्या होता है। आयोगवाह बना हुआ है आ प्लस योग प्लस वाह शब्दों से मिलकर। आ का मतलब है नहीं, योग मतलब योग, वाह मतलब वहन होने वाला, यानी ऐसे वर्ण जो योग होने पर भी वहन नहीं होते, यानी वो एक साथ रहते हैं, उनका योग तो है लेकिन फिर भी उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो विशेषताएं हैं वो सबसे अलग हैं, यानी ये विभीषण है। जैसे आपके दो वर्ण हैं अन और आहा, ये स्वरों के साथ लिखे जाते हैं और लिखित आधार पर इनको स्वर माना भी जाता है, लेकिन उच्चारण के आधार पर इनको स्वरों की लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि ये विभीषण है। लिखे तो गए हैं स्वरों के साथ, लेकिन इनकी जो विशेषताएं हैं वो स्वर और व्यंजन दोनों से मैच करती है। अगर आप कहेंगे अन, तो अन की शुरुआत आ से होगी लेकिन इनका समापन आधा ना के साथ होगा, अन, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ गए, यानी ये संयोग से बना है। जबकि स्वर सिर्फ वो होते हैं जो व्यंजनों की सहायता से नहीं बनते। जब आप कहते हैं आहा, शुरुआत आ से हुई, समापन हा के साथ हुआ, हा व्यंजन है, तो इसलिए ये भी स्वर, इसमें स्वर के भी गुण आ गए और व्यंजन के भी, इसीलिए इसको आयोग वाह कहा गया है। यानी इनका योग तो हो गया, उसके बावजूद ये वहन नहीं हो रहे हैं, न स्वरों के साथ रखे जा सकते हैं न व्यंजन के साथ। चलिए अगला है आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है? आगत का अर्थ है आया हुआ, यानी वो स्वर जो बाहर से आया है। तो आगत स्वर हुए हैं जो ना तो हिंदी के हैं और ना ही संस्कृत के हैं, बल्कि बाहर किसी दूसरी भाषा से आए हुए हैं। जैसे आगत स्वर होता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये वाला। जब आप इस तरीके से ओ की मात्रा आधी लगाते हैं, जैसे अगर मैं ये एक शब्द लिखूं इंग्लिश में ऑक्स, ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स यानी बैल, तो अगर आप इसको देवनागरी में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? आक्स, आक्स तो नहीं लिख सकते, ये गलत हो गया। और आप इसको ओक्स भी नहीं लिख सकते, हालांकि यहाँ ओ है लेकिन आप ओक्स नहीं लिख सकते, बल्कि करते क्या हैं, आप इसी ओ की मात्रा को आधी कर देते हैं, इस तरह से छोटी सी, ऐसे। अब ये हो जाता है ऑक्स। ये आ और ओ के बीच की मात्रा है, बीच का उच्चारण है, तो ये होता है आपका आगत स्वर, ये वाला। अब एक लाइन और नोट कर लीजिए, अगर अनुनासिक के नीचे जगह बची हो थोड़ी सी तो वहाँ नोट कर लीजिए, अगर वहाँ जगह ना हो तो नीचे नोट कर लीजिए। अनुस्वार तत्सम वर्ण है, जबकि अनुनासिक अनुस्वार का ही तद्भव रूप है। यानी जो अनुस्वार है, जो अन की बिंदु है, वो तत्सम है, वो संस्कृत का एक वर्ण है, जबकि अनुनासिक जो चंद्राकार बिंदु है वो संस्कृत में नहीं थी, वो हिंदी में विकसित हुई है, तो ये अनुस्वार का ही तद्भव रूप है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हमने विसर्ग भी देख लिया और आगत और आयोगवा भी हो गया। नीचे एक और लाइन नोट कर लीजिए कि सभी स्वर साघोष तथा अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं सभी स्वर? साघोष तथा अल्प प्राण। अब ये साघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, इसको हम अगली क्लास में देख लेंगे, इसके बारे में और पढ़ेंगे। साघोष और अल्प प्राण पढ़ने के बाद हमारा स्वरों का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम व्यंजनों के बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।